एमएससी सेकंड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वह पार्ट जो कि एक विशेषता को बताता है कि हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं और कितने उनके लाक्षणिक गुण होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, यानी डी समुदाय के तत्वों के लाक्षणिक गुण। अब इस प्रकार के गुणों को पढ़ने के लिए हमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का विस्तृत अध्ययन करना होता है। तो यहाँ पर हम मात्र डी ब्लॉक के सभी लाक्षणिक गुणों के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने प्रकार के गुण आते हैं, फिर उसके बाद क्रमशः उसका डिटेल अध्ययन किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन कौन से तत्व आते हैं, किस प्रकार के इसमें गुणों की व्यवस्था करना निश्चित होता है, देखते हैं। तो पहले देखिए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो हमारे तत्व कौन हो जाते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, जिनका क्रमशः एटॉमिक नंबर जो है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30 होता है। तो इस प्रकार ये हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के। तो चलिए, जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के जो हमारे तत्व हैं उनको देख चुके, अध्ययन कर चुके, उसी प्रकार से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के तत्वों को पढ़ना, देखना, सुनना, लिखना है। उसके बाद डी कैरेक्टर में जितने भी गुण आते हैं वह इस प्रकार से व्यवस्थित रूप में व्यक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या आज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि हम टॉपिक बता ही चुके हैं। तो उसमें हमारे पास कितने कैरेक्टरिस्टिक आते हैं देखिए, जिसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है फिजिकल स्टेट एंड मेटेलिक प्रॉपर्टीज। मतलब इसमें देखना है कि जो हमारा तत्व है, एलिमेंट है, उसकी भौतिक अवस्था और उसके गुण क्या होते हैं, और वह हमको तीनों में देखना है, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन, थर्ड ट्रांजिशन, यानी पूरा डी ब्लॉक लेकर के हमको चलना है और उसी पर इन सभी गुणों को पढ़ना है। दूसरा हमारा क्या आता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो सभी एलिमेंट्स का क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है और क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बारे में इससे हम समझ सकते हैं। इसके आगे हम चलते हैं एटॉमिक रेडियस। अब हमारे जो तत्व हैं उनकी जो एटॉमिक त्रिज्या या कि त्रिज्या कितनी होती है, किस प्रकार होती है, ग्रुप में बाएं से दाएं चलने पर घटती है कि बढ़ती है, या कि आवर्त में ऊपर से नीचे चलने पर घट रही है कि बढ़ रही है, इसका विधिवत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद अगली हमारी प्रॉपर्टी है आयनिक रेडियस। अब जब हमारे पास आयन बनते हैं, जैसे स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 4 पॉजिटिव, या कि इसी प्रकार से हमारे पास जितने भी 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव या ऑक्सीकरण अवस्थाएं बढ़ती जाती हैं, उनका डीपली अध्ययन किस प्रकार से करना है, तो वह इस प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम लोग करेंगे। इसके बाद हमारे पास आती है एटॉमिक वॉल्यूम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक वॉल्यूम, जो हमारा परमाणु का वॉल्यूम होता है वह किस प्रकार कितने भाग में निर्भर करता है, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आता है, उसका अध्ययन हम एटॉमिक वॉल्यूम के अंतर्गत करते हैं। अब अगला हमारी जो प्रॉपर्टीज आती है डेंसिटी, यानी हमारे डी ब्लॉक तत्वों के जितने भी तत्व पाए जाते हैं उनमें क्या घनत्व होता है या कि उनकी डेंसिटी क्या होती है, उसके बारे में जो जानकारी मिलेगी हमको, तो डेंसिटी से हमको मिल जाएगी। इसके बाद चलिए देखते हैं अगली प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो मानक विभव हम लोगों का होता है, इसका डी ब्लॉक एलिमेंट जितने हो इनका मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वह हमको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से मिल जाती है। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टीज है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब जिसमें आयन का आयोनाइजेशन किस प्रकार होता है, उनकी
विभव हम किस प्रकार से देख सकते हैं उसके बारे में हमको आयोनाइजेशन पोटेंशियल से डिटेल जानकारी मिल जाती है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होते हैं जिसका भी डिटेल हम इसमें से जान सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टीज आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, या इसे हम विद्युत ऋणात्मकता भी कहते हैं। तो हर एटम की, चाहे वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हो, सेकंड का हो या थर्ड का हो, सबकी अपनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमारी अलग अलग होती है, जिसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, और यह जो है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर ही निर्भर करती है। कहीं पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डोनेट हो गए, किस स्थिति में किस मेटल का उपयोग हम इसमें डोनेशन में कर रहे हैं, कि हमारा ऑक्सीकरण किस अवस्था में हो रहा है, उस सभी की जानकारी हमको ऑक्सीडेशन स्टेट से मिल जाती है। इसके बाद करेक्टिव प्रॉपर्टीज या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमारा ये नेक्स्ट कैरेक्टर है जो डी ब्लॉक के तत्वों में पाया जाता है। इसके बाद एलॉय फॉर्मेशन यानी धातु का निर्माण हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी डी समुदाय के सभी तत्वों का धातु फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसकी स्टडी हम इसके अंतर्गत करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी या डी ब्लॉक तत्वों की क्रियाशीलता क्या होती है, उसका अध्ययन भी इसके आधार पर हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्रिक और इंटरस्टिशियल कंपाउंड। अब जो हमारे नॉन स्टाइकियोमेट्रिक कंपाउंड हैं उनका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है उसका अध्ययन भी डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों के रूप में किया जाता है। अब ये जितने फीचर हैं ये सब तो सामान्य फीचर हो गए। इसमें दो मुख्य फीचर आते हैं जो कि हैं कलर्ड आयन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो इन दोनों का हमको डिटेल अध्ययन करना है, बाकी थोड़ा थोड़ा सबके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए अब इसके हम डिटेल अध्ययन में चलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं, आप लोग देखते रहिएगा, इसको सुनते रहिएगा, बस हम आपको डिटेल, अब थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसमें लिखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको सुनना है कि कौन सा पार्ट हम बता रहे हैं उसके बारे में सुनते चलना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे पहले टॉपिक पर, तो उसको देखिए, सुनिए और फिर अध्ययन करके बताइएगा कैसा है। तब इसमें हम चलते हैं फर्स्ट में क्रिस्टल स्टेट एंड मेटालिक प्रॉपर्टी। तो इसमें हम देखते हैं कि यह मरकरी के अतिरिक्त यहाँ पर सभी डी समुदाय के तत्व जो है ठोस होते हैं। इसके बाद मरकरी द्रव अवस्था में पाया जाता है और डी समुदाय के तत्वों के परमाणु अंतिम कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रखते, जिस कारण से ये धात्विक गुण दर्शाते हैं। अब एस समुदाय के विपरीत ये कठोर, आघातवर्धनी, तन्य होते हैं। ये सभी विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं। डी समुदाय के सभी तत्व अपनी एक धात्विक चमक रखते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास मरकरी के अलावा सभी जो तत्व पाए जाते हैं वो धातु के अंतर्गत आते हैं। अब इसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट होता है वह आता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि हमारा क्वथनांक और गलनांक क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं, देखते हैं। तो जो हमारा गलनांक और क्वथनांक है, तो डी समुदाय तत्व जो है उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक रखते हैं। इसके बाद डी समुदाय यह गुण इन तत्वों के परमाणुओं के मध्य प्रबल बंध को दर्शाता है। संभवतः इसके 2 कारण होते हैं। कौन कौन से? डी कक्षकों के अतिव्यापन के कारण प्रबल धात्विक बंध बनता है। डी जो अनुमानित कक्षक के कारण सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। तो इसके गलनांक व क्वथनांक में ZnCdHg, जिंक, कैडमियम और Hg के तत्व परमाणु पूर्ण डी उपकक्ष रखते हैं, जिसके कारण इन तत्वों के गलनांक एवं क्वथनांक अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके गलनांक और क्वथनांक को जान सकते हैं। अब गलनांक नॉर्मल रूप से किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या कहलाता है, इस पर जानते हैं।
जिस ताप पर कोई पदार्थ गलने लगता है या जमने लगता है उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जिस ताप पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा। अब इसके बाद हमारी अगली प्रॉपर्टीज आती है एटॉमिक रेडियस। अब चलिए हम एटॉमिक रेडियस के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि क्या होती है। तो एटॉमिक रेडियस को पढ़ने के लिए इसमें डी समुदाय के तत्व परमाणु की परमाणु त्रिज्या किसी आवर्त में परमाणु वृद्धि के साथ सामान्यतः कम होती जाती है, और जो यह परमाणु क्रमिक जो वृद्धि है कम होती जाती है, इसका कारण परमाणुओं के नाभिकीय आवेश में क्रमिक वृद्धि होती है। परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ इलेक्ट्रॉन संख्या में भी वृद्धि होती जाती है। अपने इस प्रकार से जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन आते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन से पहले डी उप कक्ष में प्रवेश करते हैं और बाह्य कक्ष पर आवरण प्रभाव में वृद्धि करते जाते हैं। तो इस प्रकार से हम डी या डी समुदाय के तत्वों की एटॉमिक रेडियस का पता लगा लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है आयनिक रेडियस, या इसी को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो आयनिक त्रिज्या जो है तो डी समुदाय के तत्व जो है परमाणु धन आयन बनाते हैं। जितने भी डी समुदाय के तत्व होंगे ये सब धन आयन बनाते हैं आपस में। तो इस प्रकार जब ये धन आयन बना लेते हैं तो धन आयनों की त्रिज्या उनके परमाणु की त्रिज्या से कम होती है। तो डी समुदाय के आवर्त में भी आयनिक त्रिज्या में परिवर्तन परमाणुविक त्रिज्या के अनुरूप स्थित होती है। इस प्रकार हम इसमें से आयनिक त्रिज्या का या आयनिक रेडियस का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एटॉमिक वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। तो एटॉमिक वॉल्यूम को पढ़ने के लिए डी समुदाय के परमाणुविक आयतन निकटवर्ती एस तथा पी समुदाय तत्वों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होते हैं। तो किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ परमाणुवीय आयतन सामान्यतः कम होता जाता है, परंतु एक निम्नतम मान के पश्चात पुनः अधिक हो जाता है। तो इस वृद्धि का कारण इनका आवरण प्रभाव का अधिक होना बताया गया है। तो इस प्रकार से हम इनके आवरण अधिक होने के कारण एटॉमिक वॉल्यूम का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी मीन्स घनत्व। अब घनत्व के बारे में क्या है तो आइए देखते हैं। तो घनत्व क्या है? आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक वृद्धि पर डी समुदाय के तत्व या डी समुदाय के घनत्व क्रमशः अधिक होते जाते हैं, यानी इनकी जो डेंसिटी है बढ़ती जाती है या घनत्व इनका बढ़ता जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके घनत्व के बारे में चर्चा कर सकते हैं, जान सकते हैं। और अधिकतम मान के पश्चात घनत्व में कमी परमाणुविक त्रिज्या व परमाणुवीय आयतन द्वारा स्पष्ट हो जाती है, जिसे हम क्रमशः सारणी 1, 2, 3 में हम पढ़ सकते हैं। सारणी हमको बुक में ही मिलेगी तो वहाँ से हम देख सकते हैं। उसमें जो है जो हमारी सारणी होती है सारणी का अध्ययन, तो सारणी में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सभी तत्व लिखते हैं, उनका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और सभी की डेंसिटी अलग अलग होती है। तो उनका अध्ययन हम किताब से जा करके सारणी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अगला देखते हैं। 7th है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पढ़ने के लिए इसमें हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 माना जाता है, पहली बार। अब अन्य इलेक्ट्रोडों के मानक विभव हाइड्रोजन के मानक इलेक्ट्रोड विभव के सापेक्ष ज्ञात किए जाते हैं।
तो सारणी जो बनी, सारणी यहाँ पर तो उपलब्ध नहीं है, बुक में ही देखना पड़ेगा। तो सारणी से हम इसका डिटेल अध्ययन कर सकते हैं, जिसमें हाइड्रोजन या तांबा अम्लों का क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं होता है, इस प्रकार कई सारी क्रियाएं मिल जाएंगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल से क्या तात्पर्य है या हम इसे किस प्रकार से पढ़ सकते हैं, किसके सापेक्ष, डी समुदाय के तत्वों के सापेक्ष, उसको देखते हैं। उसके बारे में देखते हैं क्या हमको इसमें पढ़ना है, किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो आयनन विभव के लिए डी समुदाय के तत्व आयनन विभव के मान S तथा P समुदाय तत्वों के आयनन विभव के मध्य होते हैं। मतलब डी समुदाय के जितने तत्व का आयोनाइजेशन पोटेंशियल है तो S और P के मध्य ही पाया जाता है। आयनन विभव के मान किसी आवर्त में परमाणु क्रमांक वृद्धि के साथ अधिक होते जाते हैं या बढ़ते जाते हैं। इस प्रकार से हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसमें भी कई सारी सारणी दी गई है प्रथम, द्वितीय और तृतीय ट्रांजिशन सीरीज की, तो उसको हम उसमें से मान देख करके पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट क्या आता है हमारे पास, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो इसको जानने के लिए हमारे पास फिर से वही डी ब्लॉक समुदाय तत्व में हम जाते हैं, उनके हर सीरीज का विधिवत अध्ययन करते हैं। तब उसके बाद इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का या विद्युत धनात्मक लक्षण का अध्ययन कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सरलता से इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण ये तत्व विद्युत धनात्मक लक्षण दर्शाते हैं। मतलब ये बहुत आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग लेते हैं, जिस कारण से ये धनात्मक हो जाते हैं। डी समुदाय के तत्व या समुदाय के तत्वों की अपेक्षा कम विद्युत धनात्मक होते हैं, या ये हमेशा कम विद्युत धनात्मक लक्षण दर्शाते हैं। इसी कारण से डी समुदाय के तत्व एस समुदाय की तुलना में आयनिक यौगिक कठिनाई से बनाते हैं, यानी इसमें आयनिक यौगिक बहुत कठिनता से बनते हैं। ठीक, ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। अब अगला टॉपिक हमारा आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। अब ये सभी जितने हमारे पास कैरेक्टर हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं। इनका हम हल्का हल्का डिटेल अध्ययन कर रहे हैं। बाकी इसका पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल को हम पढ़ के समझा रहे हैं। मात्र इसमें दो भाग जो हैं, कलर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो इनका हम डिटेल अगले वीडियो में विधिवत अध्ययन करेंगे। फिलहाल इसमें अभी अगला देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता को पढ़ने के लिए देखते हैं कि संक्रमण श्रेणी के तत्वों में नाभिकीय आवेश में वृद्धि के साथ विद्युत ऋणात्मकता धीरे धीरे अधिक होती जाती है। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी के अंतिम तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कम होने का कारण इन तत्वों के परमाणुओं में डी उपकक्ष का पूर्ण होना होता है। तो पूर्ण डी उपकक्ष का आवरण प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तो जिस कारण से इसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है डी समुदाय के तत्वों में। अब इस प्रकार इसका भी सारणी में मान मिल जाता है, इसको हम देख सकते हैं। अब इसका अगला जो पार्ट आता है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था। तो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि क्या ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से निकालते हैं या किस प्रकार से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था डी समुदाय तत्वों की एक प्रमुख विशेषता उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। मतलब इनकी ऑक्सीकरण अवस्था हमेशा परिवर्तित होती रहती है। इसका परिवर्तन का कारण ये तत्व जो है
सामान्यतः अनेक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। अब डी उपकक्ष तथा अंतिम एस उपकक्ष की ऊर्जा में कम अंतर होने के कारण डी उपकक्ष के इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन करने में सहायक होते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व को लिख करके उनकी ऑक्सीकरण अवस्था जान सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम एक आध दो बताए देते हैं। इसमें जो स्कैंडियम होता है +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। टाइटेनियम जो है तो +2 +3 +4 प्रदर्शित करता है। वैनेडियम जो है तो +2 +3 +4 +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। इस प्रकार क्रोमियम जो है तो +1 +2 +3 +4 +5 +6 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। मैग्नीज में चलते हैं तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आयरन में आते हैं तो +2 +3 +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था हमको मिलती है। अब कोबाल्ट में +2 +3 +4 और +5 ऑक्सीकरण पाते हैं। इसी प्रकार निकिल +2 +3 +4, कॉपर +1 +2 +3 और जिंक में +2 ऑक्सीकरण अवस्था उपस्थित होती है, विद्यमान होती है। इस प्रकार हम द्वितीय और तृतीय श्रेणी को भी जान सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो इस प्रकार से हम कई सारी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, इसको देखते हैं। तो इस प्रकार से हम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे डी समुदाय के तत्वों का आकार छोटा होता है, इसलिए इनका जो साइज होती है हर प्रकार से कम 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 और ये एक दूसरे घटते क्रम में बढ़ाते जाते हैं। तो इनका बहुत मतलब नहीं है। इसके बाद इसमें आता है एलॉय फॉर्मेशन या मिश्र धातु का निर्माण। तो दो या दो से अधिक जो समांगी मिश्रण बनते हैं इसमें मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ से हमको एलॉय फॉर्मेशन की जानकारी, कैटालिटिक प्रॉपर्टी की जानकारी बहुत कम है, इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इसके बाद इसकी जो रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता है, तो किस प्रकार डी समुदाय के तत्वों में क्रियाशीलता बढ़ती है या घटती है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब आता है फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टाइकोमेट्रिक इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो ये मात्र इसका किन किन तत्वों का फॉर्मेशन होता है, किन का नहीं होता है, इसके बारे में इसमें अध्ययन होता है। तो यहाँ से हमारा जो मेन फीचर है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, तो यहाँ तक इनका थ्योरेटिकल अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं कलर्ड आयन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो इन दोनों का अध्ययन हम डिटेल में करेंगे कि कलर्ड आयन क्या होते हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो इसके लिए हम एक अलग से अगली क्लास में पढ़ेंगे, अगला वीडियो में हम इसको देखते हैं।